Hi everyone, welcome to Career Talks. So, in this video, we will discuss about the 6 फरवरी 2021 PIB analysis जो हमारे UPSC, CSE, ओके एंड द स्टेट PCS के डेली करंट अफेयर, स्टेट अफेयर्स एंड द इंटरनेशनल अफेयर के साथ साथ जो मिनिस्ट्रीज पे जो वर्क होता है डिफरेंट सेक्टर्स में डेली बेसिस पे कि आज उन्होंने क्या वर्क किया है जो हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो जाता है उसको डिस्कस करेंगे। ओके, सो जो पहला जो हमारा जो प्रीव्यू है उसे देख लेते हैं। जो पहले प्रीव्यू है जो हमारा उसे डिस्कस कर लेते हैं क्या क्या हम डिस्कस करने वाले हैं। सो सबसे पहले हम जो आसाम एंड वेस्ट बंगाल में जो प्रधानमंत्री जी हमारे जो 7 फरवरी को विजिट करने वाले हैं तो वहाँ पर करने क्या वाले हैं, एक्चुअली में किन किन चीज़ों का फाउंडेशन रखने वाले हैं। ठीक है, सो जो हमारे जो इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से जो इम्पोर्टेंट हो जाता है उसको डिस्कस करेंगे। उसके बाद जो यहाँ पर टेक्नोलॉजी का यूज़ किया जा रहा है, जो सेकंड पॉइंट है हमारा, जो टेक्नोलॉजी का यूज़ किया जा रहा है यहाँ पर फॉर सस्टेनेबल फार्मिंग प्रैक्टिसेस के लिए, तो यहाँ पर इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। देन हमारे जो गवर्नमेंट जो एग्रीकल्चर सेक्टर को जो एक्सपोर्ट करने के लिए कुछ न्यू पॉलिसीज ला रही हैं कि किस तरीके से हम एग्रीकल्चर सेक्टर को और ज़्यादा एक्सपोर्ट में लाएं। ठीक है, एक्सपोर्ट किया जाए उसके लिए यहाँ पर। उसके बाद मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स के यहाँ पर से उनका जो ई गवर्नेंस जो प्रोजेक्ट है, सो यहाँ पर जो लॉन्च लॉन्च होने वाला है जिसका वर्जन 3.0 लॉन्च होने वाला है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो हमारी गवर्नमेंट ने क्या क्या मेजर्स लिए हैं पॉपुलेशन कंट्रोल से रिलेटेड अभी तक, ठीक है, कौन कौन से प्रोग्राम लेके आए हैं उसको। देन हमारा जो लास्ट रहेगा वो रहेगा नई रोशनी स्कीम से रिलेटेड रहेगा जो एक माइनॉरिटी वुमेन्स के लिए है, उनको प्रमोट करने के लिए है। तो इन सारी चीज़ों को हम एक एक करके डिस्कस करेंगे। और अगर आपको इस वीडियो की पीडीएफ चाहिए आप हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स से डाउनलोड कर सकते हैं। ओके, सो सबसे पहला जो हमारा पीआईबी है वो किससे रिलेटेड है, वो रिलेटेड था आसाम एंड वेस्ट बंगाल पे, जहाँ पे हमारे प्रधानमंत्री जी विजिट करने वाले 7 फरवरी को। ओके, सो क्या क्या चीज़ का फाउंडेशन रखने वाले हैं वो देख लेते हैं वेस्ट बंगाल में। ओके, सो जो प्राइम मिनिस्टर विल डेडिकेट द नेशन द एलपीजी इंपोर्ट टर्मिनल बिल्ट। ओके, जो एलपीजी इंपोर्ट टर्मिनल है उसको डेडिकेट करने वाले वेस्ट बंगाल में, जो किसको द्वारा बनाया जा रहा है, बनाया जा रहा है बाय दी भारत पेट्रोल कॉरपोरेशन लिमिटेड। ओके, एंड इसमें इन्वेस्टमेंट कितना होने वाला है, विद 1100 करोड़ रुपीज का इन्वेस्टमेंट होने वाला है। इसकी कैपेसिटी कितनी रहेगी, हैज अ कैपेसिटी ऑफ 1 मिलियन मेट्रिक टन पर एनम। ओके, और जो ये एलपीजी इंपोर्ट टर्मिनल जो डेडिकेट कर रहे हैं, ओके, ये इट विल बूस्ट द बोथ द एरियाज दैट नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया एंड एलपीजी एलपीजी इन वेस्ट बंगाल बोथ। ओके, एंड it is a step toward realizing the vision of prime minister to provide a clean cooking LPG to every household। उसके बाद दूसरी चीज क्या होने वाली है, दूसरी चीज होने वाली है कि जो हमारे जो प्रधानमंत्री है वो ही विल डेडिकेट टू द नेशन अ 348 किलोमीटर धोबी दुर्गापुर नेचुरल गैस पाइपलाइन सेक्शन। ठीक है, विच इज अ पार्ट ऑफ प्रधानमंत्री ऊर्जा गंगा प्रोजेक्ट का एक पार्ट है। और ये हमारा जो एक मिशन है वन नेशन वन गैस ग्रिड, ओके, जो प्रोग्राम है उसको भी अचीव करने में हेल्पफुल होगा, ये उसके लिए भी एक स्टेप है। और जो ये पाइपलाइन है जो झारखंड में, ओके, जो HURL सिंदूरी झारखंड फर्टिलाइजर प्लांट है, जो क्या हो रहा है दिन ब दिन क्या हो रहा है, जो खत्म होते जा रहा है, जो यहाँ पर जो फर्टिलाइजर प्लांट है, ठीक है, धीरे धीरे से इसकी जो इकोनॉमी है और ये जो इंडस्ट्री है ग्रोथ नहीं कर पा रही है, तो ये उसको रिवाइवल के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा ये जो धोबी दुर्गापुर नेचुरल गैस पाइपलाइन है। एंड इसके साथ क्या होगा, गैस डिमांड बनेगा, कैटर टू द गैस डिमांड ऑफ इंडस्ट्रियल कॉमर्शियल ऑटोमोबाइल सेक्टर एंड द सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन ऑल द मेजर टाउन्स इन द सिटीज। तो ये सब चीज़ों में ये नेचुरल गैस पाइपलाइन इस तरीके से वर्कफुल होगा। उसके बाद जो थर्ड चीज का उसका जो फाउंडेशन रखने वाले हैं वो क्या है, विल ले द फाउंडेशन ऑफ सेकेंड कैटेलिक आइसोडेवैक्सिंग यूनिट ऑफ हल्दिया रिफाइनरी ऑफ द इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन। ओके, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन के द्वारा ये सेकेंड कैटेलिक आइसोडेवैक्सिंग यूनिट जो कि रखने वाले ऑफ हल्दिया रिफाइनरी, ओके, इसको सेटअप करने वाले हैं। उसके बाद जो लास्ट चीज़ जो डेडिकेट कर रहे हैं टू द नेशन, दैट इज अ फोर लेन ROB कम फ्लाई ओवर एट द रनिंचक हल्दिया ऑन नेशनल हाईवे 41। सो दीज आर द थिंग्स दैट
that our Prime Minister will dedicate to the nation on the 7th February in West Bengal. Okay, so ये सब चीज़ बन रही है यहाँ पर, ये सब इंफ्रास्ट्रक्चर बन रहा है यहाँ पर ग्रोथ करने के लिए, वेस्ट बंगाल का ग्रोथ के लिए। उसके बाद अगर हम आसाम की बात करें, क्योंकि हमारी जो इस टाइम का जो करंट में अभी चल रहा है, तो नॉर्थ ईस्ट एरियाज में बहुत ज़्यादा हमारी गवर्नमेंट जो है फोकस कर रही है। ओके, बहुत ज़्यादा वर्क कर रही है नॉर्थ ईस्ट के लिए। एंड सो हम आसाम में देख लेते हैं आसाम में क्या होने वाला है। सो प्राइम मिनिस्टर विल लॉन्च आसोम माला। ओके, आसोम माला करके एक प्रोजेक्ट होगा जो लॉन्च होगा। इसका एम क्या होगा? एम एट इम्प्रूविंग द स्टेट हाईवेज मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड नेटवर्क इन द स्टेट ऑफ आसाम, and the program is unique for its emphasis on the effective maintenance through the continuous field collection and its linkages with the road assessed management system. Okay, आशम माला, आशम माला, जिसका एक फुल फॉर्म देते हैं, दैट इज असेस मैनेजमेंट सिस्टम है। ठीक है, ये जो ये स्कीम है, सो ये जो प्रोग्राम जो लॉन्च हो रहा है, जो सो ये किस लिए है? एट हेल्पिंग इम्प्रूव द स्टेट हाईवेज एंड द मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड इन द आसाम स्टेट। एंड जो आसाम मोला है, ठीक है, आसाम माला है, इट विल प्रोवाइड अ क्वालिटी इंटर लिंकेज रोड बिटवीन द नेशनल हाईवेज एंड द rural road network, and as well as facilitate the seamless multimodal transportation. ओके, तो एक तरीके से ट्रांसपोर्ट सेक्टर को ग्रोथ के लिए वहाँ पर, ठीक है, रोड एंड हाईवेज अच्छे तरीके से बने, इसलिए यहाँ पर आश्रम वाला करके एक प्रोग्राम है जो लाया गया है। यहाँ पर याद रखिएगा कुछ चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, जैसे कि it is a interlinkage road between the national highway and the rural road network as well as facilitate the seamless multimodal transportation। तो मल्टीमोडल ट्रांसपोर्टेशन के लिए एक अच्छा एग्जांपल है यहाँ पर, और एक किस तरीके से इकोनॉमिक ग्रोथ हो रही है यहाँ पर इस स्टेट का। उसके बाद इंटर स्टेट कनेक्टिविटी इंप्रूव हो रही है। ओके, उसके बाद यहाँ पर और क्या रिलेटेड है, यहाँ पर जो आशोम वाला है, तो याद रखिए इसका जो टर्म है आशोम वाला, तो इससे ऐसा लगता है कि ये वेस्ट बंगाल का है। ठीक है, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, ये जो प्रोग्राम है ये आसाम में लॉन्च होने वाला है। ठीक है, और यहाँ पर जो इफेक्टिव मेंटेनेंस किया जा रहा है विद द रोड थ्रू द एसेट मैनेजमेंट सिस्टम। ठीक है, तो ये चीज़ यहाँ पर इंपॉर्टेंट हो जाती है। उसका सेकंड चीज़ क्या होने वाली है, जो आसाम में 2 मेडिकल कॉलेजेस एंड हॉस्पिटल्स का फाउंडेशन रखने वाले हैं। ओके, और सेटअप एट द विश्वनाथ एंड द करदियो। ओके, दीज आर द 2 things that will our prime minister launch on the 7th February। ओके, तो ये सारी चीज़ें हैं जो वेस्ट बंगाल में और आसाम में लॉन्च होने वाली है। उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट पीआईबी है वो रिलेटेड है यूज ऑफ टेक्नोलॉजी ऑफ सस्टेनेबल फार्मिंग प्रैक्टिसेस। ओके, सो यहाँ पर जो हमारी जो आईसीआर है, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च एंड द केवीकेएस मतलब कृषि विज्ञान केंद्र है। सो ये दोनों यहाँ पर जो दोनों इंस्टीट्यूट मिलके क्या कर रहे हैं, यहाँ पर प्रमोट कर रहे हैं, एक तरह का डेवलप और प्रमोट दी सस्टेनेबल फार्मिंग प्रैक्टिसेस इन द कंट्री थ्रू द यूज ऑफ टेक्नोलॉजी। सो यहाँ पर आईसीआर ने क्या वर्क किया, यहाँ पर आईसीआर ने डेवलप किया, आईसीआर डेवलप्ड द 63 इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम। Okay, model involving by the ICR Institute, Agriculture, State Agriculture University and the farming community of 18 states। So इन्होंने मिलके एक इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम है जिसको डेवलप किया है। दीज आर द 63। सो 63 इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम्स को डेवलप किया है। किस लिए डेवलप किया? फॉर प्रमोटिंग द सस्टेनेबल फार्मिंग प्रैक्टिसेस। एंड ये जो मॉडल है, these are model are suitable to 26 states union territories in the country and have the potential to increase the income of farmer by the 2 and 3 times or more। so इस तरीके से क्या होगा, जो इनकम है जो फार्मर्स की, ये भी क्या होगा, ग्रो होगी। और ये हमारे जो प्रधानमंत्री का जो विजन है डबलिंग द इनकम फार्मर बाय 2022, उसके लिए भी ये यहाँ पर वर्कफुल होगा। उसके बाद आईसीआर ने क्या किया है, आईसीआर हैज आल्सो डेवलप द 51 ऑर्गेनिक क्रॉपिंग पैटर्न विच सुटेबल फॉर द अडॉप्टेशन इन 12 स्टेट। सो यहाँ पर आईसीआर क्या कर रही है, आईसीआर यहाँ पर ढेर सारी क्रॉपिंग सिस्टम है, जो 51 ऑर्गेनिक क्रॉपिंग सिस्टम इसको डेवलप किया। तो इससे क्या हेल्पफुल होगा, देखिए बहुत सारा जो क्लाइमेटिक चेंज होता है, ठीक है, कभी ओले गिर जाते हैं या फिर कुछ होता है, तो हमारे जो वेदर के अकॉर्डिंग यहाँ पर वेदर के अकॉर्डिंग क्या हो जाता है, यहाँ पर हमारी जो फसल होती है वो खराब हो जाती है। तो फसल को खराब से बचाने के लिए यहाँ पर कुछ चीज़ों का वर्क किया जा रहा है, दैट इज
तो यहाँ पर हमारी जो ICAR है उन्होंने क्या बनाया है, यहाँ पर उन्होंने 51 ऑर्गेनिक क्रॉपिंग सिस्टम तैयार किया है, ठीक है, जहाँ पर जो 12 स्टेट है होगा, यहाँ पर 12 स्टेट पे अप्लाई किया जाएगा, ताकि क्या होगा, क्रॉप की खराबी ना हो और जो फार्मर्स की इनकम है वो भी इम्प्रूव हो, ठीक है। एंड दीज आर द थिंग्स। और उसके साथ साथ यहाँ पर अगर हम बेनिफिट की बात करें कि इससे बेनिफिट क्या होगा, अगर जो गवर्नमेंट जो कर रही है, ठीक है, यहाँ पर जो इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम ला रही है, उसके बाद क्रॉपिंग ऑर्गेनिक क्रॉपिंग सिस्टम ला रही है स्टेट्स में, इससे क्या होगा, इम्प्रूवमेंट इन द क्रॉप इंटेंसिटी, ठीक है, सस्टेनेबिलिटी, सुटेबिलिटी फॉर मल्टी टायर फार्मिंग, रिड्यूस द इनपुट कॉस्ट एंड ऑन फार्म जनरेशन ऑफ न्यूट्रिशन, जो न्यूट्रिशन होता है, ठीक है, सॉइल का, वो सुधरेगा। उसके बाद इम्प्रूवमेंट इन दी सॉइल ऑर्गेनिक कार्बन्स, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन एंड द बेटर सस्टेनेबिलिटी। ओके, तो दीज आर द थिंग्स दैट विल हैपन। ओके, ये सब चीज़ें हैं जो जिससे इनहेंस होने वाली, ये सब चीज़ें हैं जो सुधरने वाली है। सो यहाँ पर आप इसका एग्जांपल दे सकते हैं कि किस तरीके से कौन सी टेक्नोलॉजी जिसका यूज़ करें जिससे सस्टेनेबल फार्मिंग प्रैक्टिसेस को सुधरे। तो यहाँ पर एक टेक्नोलॉजी का नाम लिया जा रहा है, इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम, ठीक है, तो इसका आप यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं अपनी आंसर राइटिंग में, या फिर कहीं पर और भी, मतलब एक तरीके से हेल्पफुल है जो फार्मर्स के लिए। तो यहाँ पर हम फार्मर्स के बेनिफिट के लिए भी इस एग्जाम्पल को यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर जो ऑर्गेनिक क्रॉपिंग पैटर्न सिस्टम है, यहाँ पर इसके बारे में बात कर सकते हैं, किस तरीके से गवर्नमेंट कर रही है जिससे वो डिसीज से बच सके, वेदर जो एक्सट्रीम वेदर कंडीशंस होता है उससे बचाया जा सके क्रॉप को। और यहाँ पर किस तरीके से फार्मर्स को जो डबलिंग जो इनकम है फार्मर्स की, उसके लिए यहाँ पर एक तरह का उसके लिए वर्क है, अचीव करने के लिए यहाँ पर एक वर्क है, तो इसको ढेर सारे एग्जाम्पल्स में हम डाल सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट जो हमारी PIBO से रिलेटेड है, पॉलिसी टू बूस्ट द एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट्स। सो हमारी गवर्नमेंट क्या कर रही है, गवर्नमेंट ने इंट्रोड्यूस किया कॉम्प्रहेंसिव एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट पॉलिसी। सो ये क्यों कर रही है, सो गवर्नमेंट क्या कर रही है एक्चुअली में, जो एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट है उसको इंक्रीज करने के लिए ढेर सारे यहाँ पर इनोवेशंस ला रही है, ढेर सारे चेंजेस ला रही है, ठीक है, एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट को बढ़ाने के लिए। सो ऑब्जेक्टिव्स क्या है इस एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट पॉलिसी का, इसको देख लेते हैं कि ऑब्जेक्टिव से ही पता चलेगा कि क्या चेंजेस आए हुए हैं, किस तरीके से गवर्नमेंट वर्क कर रही है, किस तरीके से गवर्नमेंट वर्क कर रही है कि जो एग्रीकल्चर सेक्टर है वो एक्सपोर्ट हो। उसके लिए क्या कर रही है यहाँ पर, सबसे पहला अगर ऑब्जेक्टिव देखें जो एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट पॉलिसी का, तो वो क्या है, टू डाइवर्सिफाई अवर एक्सपोर्ट बास्केट डेस्टिनेशन, द बूस्ट हाई लेवल एंड द वैल्यू एडेड एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट्स इंक्लूडिंग फोकसेस ऑन द पेरिशेबल्स। यहाँ पर क्या बताया जा रहा है, यहाँ पर तो एक्सपोर्ट सेक्टर को तो फोकस करा जाएगा यहाँ पर कि किस तरीके से बढ़ाया जाए। उसके साथ साथ यहाँ पर जो पेरिशेबल जो फ्रूट्स होते हैं, जो यहाँ पर क्या होते हैं, जिनकी लाइफ स्पैन जो होती है वो क्या होती है, बहुत कम होती है, ठीक है। लाइफ स्पैन का मतलब कोई अगर पेरिशेबल जैसे टोमेटो हो गया, ठीक है, तो इन लोग की जो लाइफ स्पैन होती है बड़ा जल्दी से खराब होती है, इसके और क्या होता है, एक्सपोर्ट सेक्टर में कहीं ना कहीं इन पर इफेक्ट पड़ता है, क्योंकि ये एक जगह से मान लीजिए दूसरे जगह जाते हैं, तो इसमें से क्या हो जाता है, आधे से ज़्यादा जो पेरिशेबल जो प्रोडक्ट्स होते हैं, जो वेजिटेबल्स होते हैं, ठीक है, यहाँ पर क्या होता है, ये सब खराब हो जाते हैं, ये सब खराब हो जाता है, जिसके कारण क्या होता है, एक तरह का इफेक्ट पड़ता है फार्मर की इनकम का, ठीक है। सो इसलिए यहाँ पर इन सब चीज़ों पर फोकस किया जा रहा है, ताकि हमारा जो एक्सपोर्ट हो वो एक अच्छा और उस पर वर्क किया जा रहा है, ठीक है, और इस तरीके से बढ़ाया जाता है। यहाँ पर स्पेशल फोकस किया जा रहा है यहाँ पर पेरिशेबल के लिए। देन सेकंड वन अगर हम देखें तो क्या है ऑब्जेक्टिव का, टू प्रमोट नोवल इंडिजिनियस ऑर्गेनिक एथनिक और ट्रांजिशनल और नॉन ट्रेडिशनल एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स। यहाँ पर जो जो कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स जो पीछे रह जाते हैं, ठीक है, जैसे कि ट्रेडिशनल एथनिक और नॉन ट्रेडिशनल एग्री प्रोडक्ट है, तो वो क्या रह जाते हैं, वो पीछे रह जाते हैं। उनको किसी जो विदाउट अ प्रॉपर इनहेंसिबिलिटी, ओके, यहाँ पर उनको आगे की ओर नहीं बढ़ाया जाता, एक स्टेट में ही रखा जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर उन सब चीज़ों प्रोडक्ट्स को आगे बढ़ाया जाएगा, यहाँ पर उन सब चीज़ों का प्रमोट किया जाएगा। और उसके साथ साथ उसको प्रमोट करने के लिए मैं आपको जो वन डिस्ट्रिक्ट करके जो मैंने आपकी स्कीम बताई थी परसों की वीडियो में, ओके, सो वन डिस्ट्रिक्ट करके जो स्कीम है, जिसमें क्या करना है, जिसपे डिस्ट्रिक्ट को एज अ क्या करना है, यहाँ पर हब बनाना है, ठीक है, एज अ एक्सपोर्ट हब बनाना है, ठीक है, ताकि हर डिस्ट्रिक्ट पूरे ऑल इंडिया में जितने भी कंट्री, ऑल इंडिया में जितने भी स्टेट हैं, वहाँ पर हर जगह पे ये डिस्ट्रिक्ट पे एक्सपोर्ट हब बनाया जाएगा हर डिस्ट्रिक्ट को, ताकि जो इंटर कनेक्टिविटी है वो सुधारें, ठीक है।
उसके बाद जो थर्ड चीज़ें यहाँ पर क्या है, टू प्रोवाइड अ इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म फॉर परस्यूइंग द मार्केट एक्सेस, टैकलिंग द बैरियर्स, डीलिंग विद द सैनिटरी एंड द फाइटोसैनिटरी इश्यूज। उसके बाद टू स्ट्राइव टू डबल इंडियाज शेयर इन द वर्ल्ड एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट बाय इंटीग्रेटिंग विद द ग्लोबल वैल्यू चेन्स। उसके बाद टू enable farmer to get the benefit of export opportunities in the overseas market. So these are the ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट पॉलिसी। और इसी को यहाँ पर क्या किया जा रहा है, और ज़्यादा सुधारा जा रहा है ताकि यहाँ पर बूस्ट किया जाए ओके एग्रीकल्चर सेक्टर को। यहाँ पर एग्रीकल्चर जो सेक्टर है वहाँ पर इसको बूस्ट करने के लिए यहाँ पर ये सारी चीज़ें ला रही हैं। उसका नेक्स्ट है जो हमारा पी वो किससे रिलेटेड है, वो रिलेटेड है मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर से। सो यहाँ पर MCA 21 वर्जन 3.0 लॉन्च किया जा रहा है ऑन द फिस्कल ईयर 2021-2022। एंड ये एक्चुअली में MCA 21 जो है ये है क्या, एक्चुअली में एक तरह का ये ई गवर्नेंस प्रोजेक्ट है हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का। इट इज़ द फर्स्ट मिशन मोड ई गवर्नेंस प्रोजेक्ट है। और इसके अंदर होता क्या है, ये प्रोजेक्ट करता क्या है, जो ई गवर्नेंस प्रोजेक्ट है इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, टू स्ट्रेंथन द इन्फोर्समेंट, ओके, प्रमोट द ईज ऑफ doing business, enhance the user experience, facilitate the seamless integration and the data exchange among the regulators. So these are the main objective of this MCA version 3 project. And इसके कुछ key components हैं, some of the key components under the MCA 21 क्या क्या है, ई स्क्रूटनी, ई स्क्रूटनी मतलब इलेक्ट्रॉनिक स्क्रूटनी, ओके। उसके बाद ई एजुडिकेशन, उसके बाद कंसल्टेशन, ठीक है। उसका कंप्लायंस मैनेजमेंट सिस्टम, फिर MCA लैब। सो ये कुछ इसके इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स हैं। तो आप इसको ई गवर्नेंस प्रोजेक्ट में अगर हमारी गवर्नमेंट का अगर बोले कि इस सेक्टर में कितना ग्रोथ हुआ और अगर ई गवर्नेंस के बारे में पूछे तो यहाँ पर इसका एक बढ़िया सा एग्जांपल आप वहाँ पर लिख सकते हैं, ओके। सो आपको प्रीलिम्स बेस से भी इम्पोर्टेंट हो जाता है कि जो MCA है वो एक्चुअली में है क्या, या फिर उसके की कंपोनेंट्स पूछ ले, या फिर उसके ऑब्जेक्टिव पूछ ले, ऑब्जेक्टिव में क्या क्या चीज़ कर रहा है, तो आप वहाँ पर इसे डाल सकते हैं। उसके बाद ये अगर की कंपोनेंट्स का जैसे ई स्क्रूटनी है तो इसमें क्या होगा, सेटिंग अप सेंट्रल स्क्रूटनी सेल बनाया जाएगा, ओके, फॉर द प्रॉब्लम दैट द कॉर्पोरेट सेक्टर फेस, उसके लिए यहाँ पर एक सेंट्रल स्क्रूटनी सेल बनाया जाएगा। उसके बाद ई एजुकेशन की बात की जा रही है, यहाँ पर एक टू मैनेज द इंक्रीज्ड वॉल्यूम ऑफ एजुकेशन प्रोसीडिंग बाय द रजिस्टर ऑफ कंपनीज एंड द रीजनल डायरेक्टरेट। यहाँ पर क्या होगा, इसके लिए यहाँ पर जो मॉड्यूल लाया जा रहा है उसका ई कंसल्टेशन है, ठीक है। तो यहाँ पर टू ऑटोमेट द इनहेंस द करंट प्रोसेस ऑफ पब्लिक कंसल्टेशन ऑन प्रपोज्ड अमेंडमेंट एंड द ड्राफ्ट रूल्स। इसके लिए यहाँ पर कंसल्टेशन मॉड्यूल विल प्रोवाइड ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे इसको प्रोवाइड किया जाएगा, ठीक है, फॉर प्रमोटिंग और फॉर मेकिंग अ स्ट्रेंथफुल प्रोसेस ऑन द सेक्टर ऑफ कॉर्पोरेट, ओके। इसके लिए यहाँ पर ई कंसल्टेशन लाया जा रहा है। उसके साथ यहाँ पर जो कंप्लायंस मैनेजमेंट सिस्टम है ये क्या करेगा, यहाँ इट विल असिस्ट द MCA इन आइडेंटिफाइंग द नॉन कंप्लेंट कंपनीज LLPs, issuing a e-notice to the defaulting companies, okay। एंड उसके बाद MCA लैब लाया जा रहा है। दीज आर द मेजर कंपोनेंट्स ऑफ MCA। MCA लैब में क्या होगा, ये इट विल बी सेटअप विच विल कंसिस्ट ऑफ कॉर्पोरेट लॉ एक्सपर्ट्स, इसके साथ इसमें कॉर्पोरेट लॉ एक्सपर्ट्स रहेंगे, ओके। तो ये था MCA 21 के बारे में, इसके मेजर कंपोनेंट्स है। आपको इसमें ज़्यादा चीज़ नहीं पढ़नी है, बस आपको इतना पढ़ना है कि MCA 21 एक्चुअली में है क्या। उसके बाद इस कंपोनेंट का आपको ज़्यादा ध्यान नहीं देना है कि एक्चुअली में ये है ये है ये है, बस आपको याद रखना है कि हाँ ये चीज़ है, इसके मेजर कंपोनेंट्स है और ये इसलिए काम आती है और ये इसका मतलब क्या है, इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, ओके। इतना पढ़ने इसके अंदर इसको घुसने की जरूरत नहीं है। उसका नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो है मेजर फॉर पॉपुलेशन कंट्रोल। सो यहाँ पर हमारी गवर्नमेंट ने क्या क्या वर्क किया है, क्या क्या मेजर्स लिए हैं पॉपुलेशन कंट्रोल करने के लिए, वो देख लेते हैं। तो सर याद रखिए गवर्नमेंट ने हमारा जो इम्प्लीमेंट किया था नेशनल फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम लॉन्च किया था फॉर मेजर टुवर्ड्स द पॉपुलेशन कंट्रोल, ओके। यहाँ पर इसको उसके बाद यहाँ पर बात की जा रही है नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी की जो 2000 में फॉर्मुलेट हुई थी। और इसका ऑब्जेक्टिव क्या था, लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव ऑफ अटेनिंग अ पॉपुलेशन स्टेबलाइजेशन बाय 2045। सो इसका मेजर ऑब्जेक्टिव था। तो यहाँ पर दो स्कीम की बात की जा रही है यहाँ पर कि नेशनल फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम हमने लॉन्च किया था
फॉर ऑब्जेक्टिव ऑफ चेकिंग पॉपुलेशन इंक्रीज इन द कंट्री। उसके बाद नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी जो कि 2000 में फॉर्मुलेट किया गया था विद द ऑब्जेक्टिव ऑफ स्टेबलाइजिंग द पॉपुलेशन बाय 2045। तो यहाँ पर दो स्कीम्स के बारे में यहाँ पर बात की जा रही है कि हमने ये पॉलिसी लाई है, ये प्रोग्राम लाई। उसके बाद गवर्नमेंट क्या कह रही है यहाँ पर कि हमने बहुत सारे इनिशिएटिव्स लॉन्च किए अंडर द नेशनल फैमिली प्रोग्राम फॉर प्रोवाइडिंग अ ब्रॉड रेंज ऑफ सर्विसेज। ठीक है, तो यहाँ पर जो पॉपुलेशन कंट्रोल के लिए नेशनल फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम के अंदर हमने ढेर सारे इनिशिएटिव्स लेके आए ताकि पॉपुलेशन कंट्रोल हो। ओके, उसके बाद जो पब्लिक अवेयरनेस हो पॉपुलेशन को लेके, तो इसके लिए यहाँ पर क्या क्या की गवर्नमेंट ने, यहाँ पर कॉन्ट्रासेप्टिव चॉइसेस लेके आई। ठीक है, द करंट कॉन्ट्रासेप्टिव की बात की जाए तो जैसे कि कंप्राइजिंग ऑफ कॉन्डम्स, कंप्राइड ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स, ओके, इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स, इंट्रा यूट्रिन कॉन्ट्रासेप्टिव यूट्रिन डिवाइस IUCD। ठीक है, उसके बाद अभी अभी अगर हम बात करें 2020 की बात करें तो उसमें क्या हो गया है, 2 कॉन्ट्रासेप्टिव और जोड़ा गया है। स्टेरिलाइजेशन प्रोग्राम भी लेके आई हमारी गवर्नमेंट। और जो 2 कॉन्ट्रासेप्टिव प्रोग्राम जोड़ा गया दैट इज इंजेक्टेबल कॉन्ट्रासेप्टिव अनंतारा प्रोग्राम के अंदर। उसके बाद क्या यहाँ पर चैंथोक्रोन, यहाँ पर जो छाया है, ओके, छाया प्रोग्राम के अंदर। सो ये सब नए नए कॉन्ट्रासेप्टिव जो है आपको लाए गए फॉर पॉपुलेशन कंट्रोल। ठीक है, और ये किसके अंदर लॉन्च किया गया था? लॉन्च किया गया था नेशनल फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम के अंदर लॉन्च किया गया था। सो आपको यहाँ पर क्या चीज याद रखनी है, IUCD ये इंपॉर्टेंट टर्म है यहाँ पर इसको आपको याद रखना है कि एक्चुअली में है क्या। उसके बाद यहाँ पर जो कैंड्रोमैन की बात जो कह रहे हैं यहाँ पर, ठीक है, इसको याद रखना है। उसके बाद अंतरा प्रोग्राम जो है, तो ये सब कुछ चीज़ों है जो कॉन्ट्रासेप्टिव से रिलेटेड है, इसको याद रखना। उसके बाद हमारी गवर्नमेंट ने और क्या बताया है कि हमने पोस्टपार्टम इंट्रा यूट्रिन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस स्कीम लॉन्च की। ओके, उसके बाद कंपनसेशन स्कीम फॉर स्टरलाइजेशन एक्सेप्टर्स, ओके, जो स्टरलाइजेशन जो एक्सेप्ट कर रहा है जो इंडिविजुअल है, ओके, जो स्टरलाइज हो रहा है, उसके लिए यहाँ पर स्कीम लाई गई, कंपनसेशन स्कीम लाई गई। एंड उसके साथ साथ नेशनल फैमिली प्लानिंग इंडिमिटी स्कीम, उसके बाद फैमिली प्लानिंग लॉजिस्टिक मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम लॉन्च किया गया। एक तरह का सॉफ्टवेयर है दैट लॉन्च टू इंश्योर द स्मूथ फोरकास्टिंग, प्रोक्योरमेंट एंड द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फैमिली प्लानिंग कम्युनिटीज अक्रॉस ऑल द लेवल ऑफ हेल्थ फैसिलिटीज। उसके बाद मिशन परिवार विकास लॉन्च किया गया। ठीक है, ये क्या है, ये मिशन परिवार विकास जो है लॉन्च किया गया। ये सब जो बात चल रही है मिनिस्ट्री ऑफ फैमिली एंड हेल्थ वेलफेयर के अंडर चल रही है। तो इसका मतलब ये है कि जो मिशन परिवार विकास है वो भी मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर ने ही लॉन्च किया था। ठीक है, उसके बाद मिशन परिवार विकास ने इंट्रोड्यूस किया था फॉर सस्टेनेबिलिटी इंक्रीजिंग एक्सेस टू कॉन्ट्रासेप्टिव एंड द फैमिली सर्विसेज इन द 7 स्टेट हैविंग फोकस ऑन द हैविंग ऑफ TPR ऑफ मोर देन 3। यहाँ पर जो जैसे ये 7 स्टेट है, यहाँ पर टोटल फर्टिलिटी जो रेट है बहुत ज़्यादा देखी जा रही है। तो इसके लिए यहाँ पर मिशन परिवार विकास इन 7 स्टेट्स के लिए लेके आया गया था ताकि यहाँ पर जो पब्लिक है यहाँ पर कॉन्ट्रासेप्टिव का अच्छे तरीके से यूज़ करे। ठीक है, और ताकि यहाँ पर जो पॉपुलेशन कंट्रोल हो इसके लिए, क्योंकि यहाँ पर जो टोटल फर्टिलिटी रेट है यहाँ पर 3 से ज़्यादा देखी जा रही है, इसीलिए यहाँ पर फैमिली प्लानिंग और जो प्रोग्राम इसको और अच्छी तरीके से चलाया गया। और यहाँ पर मिशन परिवार विकास यहाँ पर इंट्रोड्यूस किया गया था फॉर सस्टेनेबल इंक्रीजिंग एक्सेस टू कॉन्ट्रासेप्टिव, यहाँ पर जो कॉन्ट्रासेप्टिव का यूज ज़्यादा हो। एंड द फैमिली प्लानिंग सर्विसेज इन 7, और यहाँ पर जो फैमिली प्लानिंग की जो सर्विसेज है ये पहुँचाई गई इन 7 स्टेट में, जहाँ पर TPR जहाँ पर टोटल फर्टिलिटी 3 से ज़्यादा हो। मैंने अभी फिर से बता दिया आपको। सो ये 7 स्टेट कौन कौन से? उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान, झारखंड, छत्तीसगढ़ एंड आसाम। दीज आर दी 7 स्टेट जहाँ पर जो टोटल फर्टिलिटी रेट है ये 3 से ज़्यादा है, इसलिए यहाँ पर मिशन परिवार विकास लाया गया। ठीक है, उसके बाद स्कीम फॉर होम डिलीवरी ऑफ कॉन्ट्रासेप्टिव बाय द आशा वर्कर्स। ओके, जो कॉन्ट्रासेप्टिव्स होते हैं, सो आशा वर्कर्स डोर टू डोर जाके ये कॉन्ट्रासेप्टिव जो पहुंचा रही थी जो आशा वर्कर द्वारा, तो यहाँ पर एक ग्रेट रोल प्ले कर रहा है बाय द आशा वर्कर्स। उसके बाद स्कीम फॉर प्रोविजन ऑफ प्रेगनेंसी टेस्ट किट इन द ड्रग किट ऑफ फॉर आशा इन द यूज ऑन कम्युनिटीज, यहाँ पर इसकी बात की जा रही है। उसके बाद यहाँ पर एक और स्कीम है, यहाँ पर जो 2 स्कीम है जो प्राइवेट पार्टनरशिप के साथ लॉन्च की गई थी। द फॉलोइंग स्कीम प्रोवाइड फॉर इन्वॉल्वमेंट इन द प्राइवेट पार्टनरशिप फॉर प्रोविजनिंग ऑफ फैमिली प्लानिंग सर्विस। फैमिली प्लानिंग सर्विसेज के लिए यहाँ पर
प्राइवेट पार्टनरशिप भी की गई है कुछ स्कीम्स के साथ। तो आपको याद रखना है कि जो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप है ये सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर में बस नहीं है। यहाँ पर एक अच्छा एग्जांपल हमें मिल रहा है कि हम हेल्थ सेक्टर में भी जो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप देखा जा रहा है। यहाँ पर जो दो स्कीम है यहाँ पर बात की जा रही, दैट इज क्लिनिकल आउटरीच टीम स्कीम, ओके, and provide for a family planning services through the mobile teams from the aggregated organizations, okay, and geographical difficult areas जैसे कि in the 7 मिशन परिवार विकास स्टेट नेमली दीज। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर जो प्रॉब्लम जा रही है तो उनको किसके माध्यम से फैमिली प्लानिंग सर्विसेज किसके माध्यम से प्रोवाइड की जा रही है, बाय थ्रू दी मोबाइल टीम्स, ओके। तो यहाँ पर एक ऑर्गेनाइजेशन काम कर रही है इस पे। उसका जो फर्स्ट वन इज एग्रीगेशन एम्पैलमेंट ऑफ प्राइवेट फैसिलिटीज और प्रोवाइडर्स। तो यहाँ पर इस तरीके से यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट पे ये जो प्रोवाइडर्स हैं बन रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर एक कमेटी बनाई जा रही है फॉर प्रमोटिंग ऑफ फ्री स्टरलाइजेशन सर्विसेज, ओके। So these are the schemes under the private partnership। एंड उसके साथ हमारी गवर्नमेंट ने अंडर द नेशनल फैमिली प्रोग्राम में क्या क्या चीज़ किया वो देखा हमने, किस तरीके से जो पॉपुलेशन कंट्रोल के लिए मेजर्स लिए वो हमने देखा यहाँ पर, ओके। उसके बाद जो लास्ट हमारा जो पीआईबी है वो नई रोशनी स्कीम से रिलेटेड है। इसको हम देख लेते हैं एक्चुअली जो नई रोशनी स्कीम है ये किस लिए लाई गई है, इसको पढ़ लेते हैं। सो जो नई रोशनी स्कीम है एक तरह का ये जो स्कीम है ये किसके लिए लाई गई है, स्कीम फॉर लीडरशिप डेवलपमेंट ऑफ माइनॉरिटी वुमेन। माइनॉरिटी वुमेन के लिए यहाँ पर ये स्कीम लाई गई है और ये पूरे इंडिया में इम्प्लीमेंट की गई है अक्रॉस इंडिया विद द नेम टू एम्पावर एंड इंस्टिल द कॉन्फिडेंस इन बाय प्रोवाइडिंग अ नॉलेज टूल्स टेक्निक्स इंटरेक्टिंग विद द गवर्नमेंट सिस्टम्स बैंक्स एंड अदर इंस्टीट्यूशन एट ऑल लेवल्स, ओके। उसके लिए यहाँ पर ये स्कीम लाई गई है। इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या ऑब्जेक्टिव ऑफ द स्कीम टू इम्बोल्डन द माइनॉरिटी वुमेन टू मूव आउट द कन्फाइंस ऑफ देयर होम एंड कम्युनिटी एंड अज्यूम द लीडरशिप रोल इन द सोसाइटी। लीडरशिप रोल इन द सोसाइटी के लिए यहाँ पर जो लीडरशिप डेवलपमेंट के लिए यहाँ पर ऑफ माइनॉरिटी वुमेन, ठीक है, माइनॉरिटी वुमेन की लीडरशिप डेवलपमेंट के लिए यहाँ पर इसके ऊपर किया जा रहा है। इसके लिए नई रोशनी स्कीम लाई गई। जो स्कीम इम्प्लीमेंट किसके द्वारा हुई है, इज बीइंग इम्प्लीमेंटेड थ्रू द एनजीओ इम्पैनल्ड अंडर द नई रोशनी स्कीम एज पर दी स्कीम गाइडलाइंस, ओके। ये जो स्कीम है क्या करने वाली है, फॉर लीडरशिप डेवलपमेंट के लिए स्कीम क्या करने वाली है, एक 6 दिन का प्रोग्राम करने वाली है। स्कीम प्रोवाइड 6 डे ट्रेनिंग प्रोग्राम एंड जो प्रोग्राम होगा, ओके, जो ट्रेनिंग जो दी जाएगी, जो ट्रेनिंग प्रोग्राम है हमारा जो 6 दिन का जो स्कीम प्रोवाइड करने वाली है, सो क्या करेगी, द ट्रेनिंग इज प्रोवाइड ऑन किन किन चीज़ों पर ट्रेनिंग होने वाली है, on the leadership of women through participation in decision, educational program for women, health and hygiene, legal rights of women, financial literacy, digital literacy, स्वच्छ भारत, लाइफ स्किल, एडवोकेसी ऑफ फॉर सोशल एंड बिहेवियर। इन सब चीज़ों में ट्रेनिंग दी जाएगी और 6 डेज की ट्रेनिंग है। सो ये रिलेटेड था नई रोशनी स्कीम से। इसके साथ साथ यहाँ पर बातचीत चल रही है, क्या बात कर रही है हमारी गवर्नमेंट, बता रही है कि जो नई रोशनी स्कीम है जो हमारी जो वुमेन्स के लिए जो बेनिफिशरी है, इसके साथ साथ अदर मिनिस्ट्री और ढेर सारी मिनिस्ट्री है जो माइनॉरिटी वुमेन के लिए ढेर सारी स्कीम है जो इनके लॉन्च की है। दैट तो यहाँ पर 2 स्कीम के नाम और बताए जा रहे हैं, जैसे कि इन सीखो और कमाओ, लर्न एंड अर्न स्कीम, जिसमें 33% टोटल बेनिफिशरीज हैं वो वुमेन है। यहाँ पर इसके बारे में बात की जा रही है। उसके बाद नई मंजिल स्कीम है जहाँ पर 30% जो बेनिफिशरीज हैं वो वुमेन है। सो यहाँ पर 2 स्कीम्स के बारे में बता रहे किस तरीके से यहाँ पर वुमेन एम्पावरमेंट के लिए हम वर्क कर रहे हैं, यहाँ पर ये पता चल रहा है। उसके बाद ये जो स्कीम है क्या है, हेल्प इन द इकोनॉमिक एम्पावरमेंट ऑफ द माइनॉरिटी वुमेन्स। तो ये था रिलेटेड नई रोशनी स्कीम्स के बारे में। इसको इम्प्लीमेंट कितने के द्वारा किया जा रहा है, बाय द एनजीओज, ठीक है, एनजीओ के द्वारा यहाँ पर इम्प्लीमेंट किया जा रहा है। अगर हम इसका लॉन्च देखें किस मिनिस्ट्री के अंदर हुआ, अगर क्वेश्चन आता है तो मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स के यहाँ पर साफ साफ पता चलता है कि यहाँ पर मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी द्वारा ये लॉन्च किया गया है ये स्कीम, ओके। सो दीज आर दी इम्पोर्टेंट PIBs ऑफ टुडे, ओके। अगर आप इस वीडियो चाहता हो डिस्क्रिप्शन बॉक्स से डाउनलोड कर सकते हैं। एंड if you want the daily updates of PIB, you can subscribe our channel to get the daily info. Thank you.